हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यशवंत। वेलकम टू न्यू वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 6 हमारा चल रहा है सोशल साइंस बुक से, सेंट्रल गवर्नमेंट। हम पढ़ रहे थे गवर्नमेंट्स के ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ा था। टॉपिक स्टार्ट किया था ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट से ही, जिसमें हमने 2 टाइप्स तो कंप्लीट कर लिए थे। 2 जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, एग्जीक्यूटिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का जो तीसरा अंग होता है जुडिशरी, इसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से ही। सुप्रीम कोर्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट को ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में, वो आ रहा है नंबर ऑफ जजेस, कि सुप्रीम कोर्ट में जज कितने होते हैं। ओके, तो जज के बारे में देखिए। इन द बिगिनिंग देयर वाज अ प्रोविजन फॉर 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। यानी शुरुआत में क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस होता था और 7 दूसरे जज होते थे। टोटल 8 हो गए। कब? शुरुआत में। इन द बिगिनिंग देयर वाज अ प्रोविजन फॉर 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। 7 तो जज हो गए और 1 चीफ जस्टिस हो गया, यानी 8 हो गए। बाद में क्या हुआ? इन द ईयर 2008, 2008 में क्या हुआ, इनकी संख्या बढ़ा दी। ये जो 7 और 8, 7 और 1, 8 जो जज थे उनका नंबर बढ़ाकर कितना कर दिया? 31। यानी कि अब क्या हो गया, 1 चीफ जस्टिस हो गया और 30 दूसरे जज हो गए। नंबर ऑफ जजेस में इन द बिगिनिंग देयर वाज अ प्रोविजन फॉर 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। इन द ईयर 2008 the number of judges including the chief justice was increased to 31। पहले 8 होते थे जिसको बढ़ाकर 31 कर दिया, यानी कि 1 तो हो गया चीफ जस्टिस और 30 हो गए अदर जजेस। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपॉइंटमेंट। अब ये जो जजेस हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये जज कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। तो इनको अपॉइंट करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं कोलेजियस सिस्टम। क्या कहते हैं? कोलेजियम सिस्टम। जजेस का अपॉइंटमेंट किस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है? तो जजेस का अपॉइंटिंग कोलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। ओके, अभी कोलेजियम सिस्टम क्या होता है कि कोलेजियम सिस्टम में एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी मेंबर्स क्या करते हैं, वो कमेटी मेंबर्स नाम सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। अपॉइंट कौन करता है जजेस को? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का प्रेसिडेंट ही करता है। एक कमेटी बनाई जाती है, कॉलेजियस सिस्टम्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ नाम प्रपोज करते हैं प्रेसिडेंट को, का आप इनमें से किसी को जज बना सकते हो, और उसी लिस्ट में से प्रेसिडेंट किसी एक को जज बना देता है। देखिए, अपॉइंटमेंट एट प्रेजेंट अ कॉलेजियम सिस्टम्स अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो जज अपॉइंट होते हैं कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं? कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू दिस a group of chief justice and 4 other senior most judge propose the name of judge and the president appoints the judges from the proposed list। यानी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक तो चीफ जस्टिस, एक ग्रुप होता है, एक क्या होता है, ग्रुप होता है। उस ग्रुप में कौन कौन होते हैं? एक तो चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और 4 दूसरे जज होते हैं सीनियर, 4 दूसरे सीनियर जज होते हैं, ठीक है। ग्रुप होता है, ग्रुप में कौन कौन होते हैं? ग्रुप में होता है एक तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 4 जो दूसरे सीनियर जज होते हैं वो होते हैं। ये सारे मिलकर क्या करते हैं? एक लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। जज के नामों की एक लिस्ट तैयार करते हैं, और वो लिस्ट किसको जाकर देते हैं वो लोग? प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट उस लिस्ट में से ही जजेस को अपॉइंट्स करता है। क्लियर? अपॉइंटमेंट हो गया। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या होगी? सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के नागरिक होने चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन तो यही होती है, सभी में हम यही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, ही और शी शुड हैव वर्क एज अ जज इन हाई कोर्ट और 2 और मोर देन 2 कोर्ट फॉर मिनिमम 5 ईयर्स। यानी कि पहला तो क्या हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए, या इसके अलावा क्या होना चाहिए कि उसने किसी हाई कोर्ट में, ठीक है,
किसी भी हाई कोर्ट में 5 सालों तक जज के रूप में काम किया हो, या फिर 2 या 2 से अधिक कोर्ट में, जो सिंपल कोर्ट होते हैं ना, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, तो या जो उसने क्या किया हो, 5 सालों तक हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, या 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट में 5 सालों के लिए वो क्या रहा हो, जज रहा हो। ठीक है, हो रहा पॉइंट क्लियर? क्या होना चाहिए? पहला तो क्या हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिंपल है। नेक्स्ट में क्या ध्यान में रखना है कि किसी हाई कोर्ट में या किसी 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स में वो 5 सालों तक क्या रहा हो, जज रहा हो। इसके अलावा ही और शी शुड बी एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट और अदर कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, यानी कि या जो वो 5 सालों तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या फिर 10 सालों तक किसमें, हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। क्वालिफिकेशन में क्या क्या ध्यान में रखना है? पहली चीज़, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी बात क्या हो गई, या जो वो 5 सालों तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर 10 सालों तक हाई कोर्ट में क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो। इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन भी हो सकती है कि या जो वो क्या रहा हो, ही और शी शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की समझ में, प्रेसिडेंट की जानकारी में वो क्या हो, कानून का अच्छा ज्ञाता हो, एक्सपर्ट हो कानून का, प्रेसिडेंट की ओपिनियन में। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन वापस समझिए एक बार, क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहली चीज़ तो क्या होगी, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड चीज़, हाई कोर्ट में 5 सालों तक जज रहा हो, या हाई कोर्ट में 10 सालों तक एडवोकेट रहा हो, या प्रेसिडेंट की नज़र में लॉ का एक्सपर्ट हो। ठीक है, तीनों क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेन्योर की। टेन्योर कितना होता है, कितने सालों तक, कितने टाइम पीरियड तक एक जज सुप्रीम कोर्ट में रह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कब तक रह सकता है एक जज? टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी जब तक वो 65 ईयर्स तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। 65 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद उसे अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा। या फिर ही और शी कैन वॉलेंट्री रिजाइन, यानी कि वो अपनी इच्छा से भी वॉलेंट्री रिजाइन ले सकते हैं। देखिए, टेन्योर में आपको क्या ध्यान में रखना है कि 65 सालों तक वो अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं, या फिर वो चाहे तो अपनी इच्छा से वॉलेंट्री रेजिग्नेशन ले सकते हैं, यानी खुद की इच्छा से भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं। टेन्योर के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? तो टेन्योर के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इम्पीचमेंट। ओके, इम्पीचमेंट सुना सुना लग रहा है। रिमूवल प्रोसेस। इम्पीचमेंट क्या होता है? तो कोई जज जो है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा हो, है ना, तो उसे क्या किया जा सकता है? पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट, पार्लियामेंट आल्सो कैन रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट विद 2/3 मेजोरिटी, है ना। यानी कि देखो, टेन्योर में अपने को 3 बातें ध्यान में रखनी है। टेन्योर में फर्स्ट तो हो गया कि 65 ईयर्स तक वो रह सकता है। सेकंड चीज़ क्या हो गई कि वो वॉलेंट्री रेजिग्नेशन ले सकता है। और थर्ड क्या हो गया? थर्ड ये हो गया कि पार्लियामेंट के द्वारा भी उसे रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट लाकर। और इम्पीचमेंट में मेजोरिटी कितनी रहेगी? 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो चीफ जस्टिस को और जो अदर जज होते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी होती है ₹1 लाख। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी सैलरी होती है 1 लाख, और जो दूसरे जज होते हैं उनकी सैलरी होती है 90,000 पर मंथ। ओके, चीफ जस्टिस को कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए पर मंथ। अदर जजेस को कितना मिलता है? 90,000 पर मंथ। ओके, और इसके अलावा उनको अलाउंसेस भी मिलते हैं, दूसरे भत्ते भी मिलते हैं, और ग्रेचुटीज़ भी मिलती है, पेंशन, ग्रेचुटीज सब कुछ मिलता है। और इनसे रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं, सैलरी और अलाउंसेस से रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है, वो टाइम टू टाइम क्या होते हैं? रिकन्सिडर्ड किए जाते हैं, टाइम टू टाइम चेंज भी किए जाते हैं। ओके, सैलरी एंड अलाउंसेस वाला टॉपिक क्लियर। अब बात करते हैं हम क्विटेंस की। क्विटेंस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने जो भी डिसीजन दिया है या उनके द्वारा जो भी वर्किंग प्रोसेस हुआ है उसके अगेंस्ट कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम द क्रिटिज्म रिगार्डिंग देयर वर्किंग एंड डिसीजंस, यानी उनके डिसीजंस को अवॉइड नहीं कर सकते हम। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसे सभी को मानना पड़ता है, कोई भी उसकी अवमानना नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है।
ठीक है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट का? तो दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे रेस्ट्रिक्शंस। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस में क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, क्या उनको बाध्य किया हुआ है, किस काम को वो नहीं कर सकते? तो देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अगर रिटायर हो जाता है अपनी जज वाली पोस्टिंग से, रिटायर होने के बाद वो किसी दूसरे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, यानी वहाँ पर एडवोकेट वाला काम, वो वकालत नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिटायर होने के बाद कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है वो वकालत नहीं कर सकता है, ओके, आफ्टर रिटायरमेंट। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है वो पढ़ेंगे, जुरिस्डिक्शन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस पढ़ेंगे और उसकी जुरिस्डिक्शन पावर्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से। अभी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट, ओरिजिनल सिंगल जुरिस्डिक्शन, सेकंड ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। दोनों को समझना। सबसे पहले हम सिंगल जुरिस्डिक्शन को पढ़ेंगे। सिंगल जुरिस्डिक्शन में वो सारे डिस्प्यूट आते हैं जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं। ऐसे कोई विवाद, ऐसे कोई डिस्प्यूट्स जो किसी और दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे, वो होते हैं ओरिजिनल सिंगल जुरिस्डिक्शन के अंडर आने वाले, ठीक है। जैसे आसपास में जैसे कोई किसी ने किसी के प्लॉट के ऊपर कब्जा कर लिया होती तो नॉर्मल डिस्प्यूट है ना, ये तो किसी भी कोर्ट में चल सकता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल सिंगल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जो किसी नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलाए जा सकते, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चलाए जा सकते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं हम, ओरिजिनल सिंगल जुरिस्डिक्शन। दोस डिस्प्यूट विच कैन बी हियर्ड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें कौन से डिस्प्यूट आते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुने जाएंगे और किसी कोर्ट के द्वारा नहीं सुने जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से डिस्प्यूट है वो देखिए। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार और किसी राज्य के बीच में कोई विवाद हो गया हो, ठीक है। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद हो गया हो, कोई डिस्प्यूट हो गई हो। या फिर डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया हो। तो ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं वो किसी दूसरे कोर्ट में नहीं चलाए जा सकते, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चलाए जाएंगे, ओके, क्लियर। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट्स, या डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स, क्लियर। ओरिजिनल सिंगल जुरिस्डिक्शन के बाद हम नेक्स्ट ले रहे हैं ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन। अब ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? डिस्प्यूट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। ऐसे कोई डिस्प्यूट जो किससे जुड़े हुए हैं? फंडामेंटल राइट से। देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारे देश का, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है। उन फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसे हम कहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं? उस राज्य की हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, ठीक है। तो डिस्प्यूट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंटेड इन द हाई कोर्ट और रेस्पेक्टिव स्टेट ऑफ dispute regarding fundamental rights are presented in the high court of respective states or can be directly be presented in the supreme court। यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 6 हैं, उनसे जुड़े हुए कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो उसको हम उसी स्टेट की हाई कोर्ट में भी प्रेजेंट करा सकते हैं या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेजेंट करा सकते हैं। ये होता है ओरिजिनल कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन, ओके। नेक्स्ट नंबर आ रहा है अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन का। अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है कि जैसे किसी हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, आप उस हाई कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं हो तो आप उसकी अपील कहाँ कर सकते हो? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो
अपीलिएट जुरिस्डिक्शन में आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, जैसे लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सबसे पहले डिसीजन कहाँ दिया जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कहाँ कर सकते हो? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाई नहीं करते हो तो उसकी अपील आप कहाँ कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के बाद में कोई है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, यानी अपील के लिए लास्ट कोर्ट कौन सी हो गई? सुप्रीम कोर्ट। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अभी ये जो अपीलिएट जुरिस्डिक्शन है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 4 कैटेगरी में। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल। स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132, इफ द हाई कोर्ट प्रूव देन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ presented in dispute, then appeal against the decision can be made। यानी कि आर्टिकल 132 में क्या लिखा हुआ समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन पढ़ रहे हैं हम। इसमें क्या है कि आर्टिकल 132 में ऐसा कहा गया है कि जब हाई कोर्ट कोई डिसीजन देती है, ठीक है, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और हाई कोर्ट ने डिसीजन देते समय कहा कि इस डिस्प्यूट में कानून से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लॉ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस डिस्प्यूट के अंदर, तो ऐसे डिस्प्यूट की अपील हम कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ओके, अच्छे से समझो, इसको वापस समझो। आर्टिकल 132 में क्या बताया है कि हाई कोर्ट जब डिसीजन दे रहा था किसी भी डिस्प्यूट के ऊपर, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है, डिसीजन देते समय हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस डिस्प्यूट के अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कानून का, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कानून से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ऐसे डिस्प्यूट के अगेंस्ट, ऐसे डिसीजन के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? नेक्स्ट, सिविल। इन द बिगिनिंग ओनली सच केस फ्रॉम हाई कोर्ट कुड बी हियर्ड इन विच द डिस्प्यूट अमाउंट इज मोर देन 20,000 रुपीज। After 30th Constitutional Amendment of 1973, this limit has been removed। यानी कि सिविल में आपको क्या, सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या ध्यान में रखना है कि शुरुआत में हम केवल उन्हीं डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते थे जिनकी डिस्प्यूट अमाउंट कितनी होती थी? 20,000 रुपीज़ या इससे ज़्यादा। ठीक है, शुरुआत में क्या था कि हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है ना, हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब उस डिसीजन के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में तब भी अपील कर पाएंगे जब उस समय डिस्प्यूट की अमाउंट कितनी हो? 20,000 रुपये से ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा शुरुआत में था, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में कब? 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, यानी 30वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इस लिमिट को हटा दिया गया। ठीक है, क्लियर? सिविल में क्या हो गया कि शुरुआत में क्या था? शुरुआत में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हम अपील तभी कर सकते थे जब डिस्प्यूट अमाउंट 20,000 से ज़्यादा हो, लेकिन 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1973 आने के बाद इस लिमिट को हटा दिया गया। नेक्स्ट, क्रिमिनल। इन विच अ सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ रिलीज्ड अ क्रिमिनल बट हाई कोर्ट सेंटेंस्ड द कन्विक्टेड पर्सन टू डेथ। यानी कि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना, अधीनस्थ न्यायालय है कोई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया जैसे, तो उसने क्या किया? किसी भी एक व्यक्ति को निर्दोष की दे दिया, है ना, ठीक है, उन्होंने रिलीज कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में जब उस केस की अपील हुई तो हाई कोर्ट ने उस पर्सन को क्या दे दिया? सजा सुना दी, डेथ की। ठीक है, तो ऐसे केसेस की हम अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द हाई कोर्ट प्रूव दैट केस इज लाइबल टू हियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट खुद ये सहमत हो जाए, हाई कोर्ट खुद कह दे कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि भाई कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, कोई अधीनस्थ न्यायालय है, उसने किसी व्यक्ति को रिलीज कर दिया और उसी व्यक्ति को हाई कोर्ट ने सजा सुना दी हो, तो ऐसे केसेस की हम अपील कर सकते हैं। सेकंड,
कुछ केस ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट खुद क्या कर देवे, रेफर कर देवे किसे, सुप्रीम कोर्ट को। क्लियर। क्रिमिनल के बाद में नेक्स्ट क्या रहा है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में आपको क्या ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 135 द सुप्रीम कोर्ट गिव परमिशन टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय एनी हाई कोर्ट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट। यानी आर्टिकल 135 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन के खिलाफ अपील सुन सकती है, अपील कर सकती है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट यानी मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर। स्पेसिफिक में ध्यान रखना है आपको, वापस समझना, आर्टिकल 135 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर परमिशन भी देता है उनको सुनने की, किसको छोड़कर, केवल मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर, ठीक है। मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर जितने भी हाई कोर्ट है उनके डिसीजन के अगेंस्ट अपील कहाँ पर सुनी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। ओके, ये 135 वाला आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 143 में क्या लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑन सच ए जुडिशियल क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, नाम से पता चल रहा है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि इस पावर के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं किसी भी जुडिशियल क्वेश्चन पर, ठीक है। प्रेसिडेंट के सामने कोई भी मैटर आया हो, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मैटर आया हो जिसमें कोई जुडिशियल क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वो एडवाइस लेता है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस तो दे दी, लेकिन डिपेंड किस पर करता है, प्रेसिडेंट पर, कि वो एडवाइस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, केवल एडवाइस देने का। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होगा, देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाते हैं आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग। और इनकी वैल्यू क्या है वो समझिए, द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी रिगार्डेड एज प्रूफ एवरीवेयर, नो क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर ऑथेंटिसिटी। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो क्या बन जाएगा, एक प्रूफ बन जाएगा और उसे सभी जगह पर एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, उसकी सत्यता पर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। कि भाई किसी भी गिल्ट पर्सन, किसी भी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष दे दिया तो उसे सभी जगह निर्दोष माना जाएगा, कोई भी उसे दोषी करार नहीं कह सकता, कोई भी उसे दोषी नहीं कह सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्दोष दे दिया है, इनोसेंट कर दिया है, तो उसे कहीं पर भी गिल्टी, दोषी नहीं माना जा सकता, ठीक है। क्लियर। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी रिगार्डेड एज प्रूफ एवरीवेयर, नो क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर ऑथेंटिसिटी। यानी कि उनकी सत्यता के ऊपर क्वेश्चनिंग कोई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो एक तरह से प्रूफ हो जाता है, सबूत बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कोर्ट कैन पनिश एनीवन चार्जिंग हिम विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी कि अगर कोई उसकी बात को नहीं मानता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, सजा सुना सकता है। क्या कहकर उसके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यानी कि कानून, न्यायालय की अवमानना करने का। भाई आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं माना तो आपके ऊपर क्या जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और आपके ऊपर क्या चार्ज लगेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी आपने कानून की, कोर्ट की अवमानना की, कोर्ट के डिसीजन को नहीं माना। और क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है तो वो उस राज्य के हाई कोर्ट में भी सुने जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी सुने जा सकते हैं। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन यानी अभिभावक,
कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 एंड 132, दोनों आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है समझिएगा। द सुप्रीम कोर्ट रिव्यूड द लॉ फॉर्म्ड बाय स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, इनका काम होता है कानून बनाने का, और उनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका रिव्यू कौन करता है? उनका रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द सुप्रीम कोर्ट रिव्यूड द लॉ फॉर्म्ड बाय स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उनका रिव्यू कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। इफ दे आर अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर जो कानून बनाया गया है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, ठीक है, स्टेट